हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का नया सेट जारी किया गया है 5 ऑप्शन का, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है टोटल 15 सेट दिए हुए हैं बुक में, और उसका जो हम लोग पहला सेट आज डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है आपको टोटल 120 क्वेश्चन जो है उन सारी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग, उन सारे फैक्ट को जो है आपको बताया जाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका जो है आंसर बता के छोड़ दिया जाएगा, नहीं, टोटल जो है इसमें अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया जाएगा, और वो भी सारे प्रश्नों का। इस प्रैक्टिस सेशन को लाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि कम से कम समय में जो है, आपको भी मालूम है कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो निर्धारित है, अब एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला है। तो जो जितने भी कम समय बचे हैं, उन कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपका तैयारी और अच्छे से हो, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट लाया गया है, और ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप वीडियो में को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको स्टडी सेल्टर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जो है स्टडी सेल्टर सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो ठीक है, बिना समय गवाए हुए जो है हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो सेट 1 है, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, और उन 21 क्वेश्चन में जो है आपका जीएस के अलावा साइंस, उसमें फिर मैथ, रीजनिंग, ये सारे करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं, और उन सभी का यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अंत में आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका जो है कितना स्कोर हुआ। और कहीं भी अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो आप उससे जो है वो निराश नहीं होइएगा। ये 15 सेट कंप्लीट होते होते आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला जो प्रश्न है वो है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? लोहा, टीन, तांबा, तीन, कांसा या तांबा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा। जो सबसे पहले धातु यूज में लाया गया था वो आपका तांबा था, और इसलिए आपको मालूम होगा कि पहले जो है पाषाण काल हुआ करता था, पत्थर का युग, और जब इस तांबे की खोज हो गई तब जो है वो ताम्र पाषाण युग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ताम्र पाषाण युग का मतलब ये होता है तांबा और पत्थर दोनों का जो मिश्रित युग था, वो आपका ताम्र पाषाणिक युग कहलाता है। और इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है इमाम गांव। ठीक है, इमाम गांव जो है वो आपका ताम्र पाषाणिक युग का एक उदाहरण है। फिर एक क्वेश्चन आपको और पूछ लिया जाता है कि मानव उपयोग में आने वाली पहली मिश्र धातु कौन सी थी? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया धातु, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पहली मिश्र धातु थी। तो याद रखिएगा, जो कांसा था वो आपका पहला मिश्र धातु था जिसे मानव ने उपयोग करना शुरू किया। और आपको मालूम होगा जो ये कांसा है वो आपका कॉपर और टीन के मिश्रण से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिल्पकर्म? तो आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। ये मुख्यतः जो है गाय, घोड़ा, ये इन सब का जो है का पालन करते थे। और गाय जो है वो आपका जो वैदिक काल है, उस वैदिक काल में सबसे पवित्र माना जाता था। इसे बोला जाता है अधन्य बोला जाता था, अर्थात इसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, वैसी वस्तु के रूप में इसे शुमार किया जाता था। और जितने भी युद्ध उस टाइम होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो गौ को लेके होती थी, अर्थात गाय को लेके होती थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो सबसे प्रिय पशु जो है वो आपका घोड़ा हो जाएगा। प्रिय पशु कौन था? तो वो घोड़ा। ठीक है, फिर वहीं अगर बात करें कृषि की, तो आर्यों का जो गौण मतलब सेकेंड अगर बोला जाए तो वो पेशा जो है वो आपका कृषि था। व्यापार जो है वो भी वो लोग करते थे, और जो व्यक्ति दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाता था उसे बोला जाता था पनी बोला जाता था, जो कि दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे आर्य काल में। फिर यहाँ आगे पूछा गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या कौटिल्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद को हराकर जो है धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना करते हैं।
ठीक है, धनानंद को हरा के स्थापना करते हैं। और किन की मदद से, तो कौटिल्य की मदद से। इसी कौटिल्य को जो है वो विष्णुगुप्त या फिर आपका चाणक्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त और वहीं जो है चाणक्य, इनकी मदद से जो है धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक बिंबिसार दिया हुआ है। ये बिंबिसार जो है वो आपका मौर्य वंश का नहीं था, ये हर्यक वंश का था। जो मौर्य वंश का है वो बिंदुसार है। ठीक है, बिंदुसार याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार बनता है और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक बनता है। और जहाँ तक बात है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये जो जैन धर्म अपना लिया था और अपना अंतिम क्षण जो है वो बिताया था श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे इसने जो है अपनी समाधि ले ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। और पूछा जाएगा कि उनकी राजकीय लिपि क्या थी। भाषा तो प्राकृत हो गया, अगर लिपि की बात करें तो लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जो लिपि है ब्राह्मी है। वहीं अगर बात करें सातवाहन राज की, तो सातवाहन राज का जो स्थापना है सीमुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सीमुक के द्वारा की गई थी। और इसकी जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान था, प्रतिष्ठान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और प्रतिष्ठान अगर आपको मालूम ना हो तो बता दें, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वहीं अगर बात करें सातवाहनों की, तो सातवाहन काल में जो है एक राजा था हाल, और हाल ने ही जो है अपना जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, उस नाम से उसने पुस्तक लिखी थी हाल ने। तो और उसी में क्या है कि आपका जो है वो ब्राह्मी लिपि और प्रकृति का उल्लेख किया गया। और सातवाहन के टाइम में जो भी आपका मिलेंगे अभिलेख वगैरह, वो आपका प्रकृत भाषा में ही मिलेगा। ठीक है, और 2-3 फैक्ट और याद रखें। सातवाहन के टाइम में ही जो है आपका क्या बना था, आपका जो है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो सातवाहन के टाइम में ही बना था। ये भी आप याद रख सकते हैं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं कार्ल। ठीक है, तो वो जो है सातवाहन के टाइम में ही बना था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त, और इसकी उल्लेख किस में मिलता है, तो समुद्रगुप्त का एक राज का भी राज दरबारी था हरिसेन। हरिसेन ने जो है एक प्रशस्ति लिखी है, इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। उसी में जो है ये वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त जो है 9 आर्यावर्त राज्यों को और 12 जो है वो दक्षिणावर्त राज्यों को जो है वो जीता था, और इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इसको जो है वो बीना बजाता हुआ एक सिक्के पे दिखाया गया है। तो पूछ लिया जाता है कि किसे जो है वो बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को। वहीं अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसने जो है वो आपका गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और गुप्त संवत कब से कब तक है, तो मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 319 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था, 319 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, अच्छा ये गुप्त संवत वाले को करेक्ट कर लेना। गुप्त संवत जो है वो आपका 319-320 ईस्वी में हुआ था, ना कि ईसा पूर्व में। और ये किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। वही चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये आपका इसी के काल में फाहियान आया था, चीनी यात्री। वहीं कुमारगुप्त प्रथम के टाइम में जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, भास्कर द्वितीय, बिल्हन, सोमेश्वर प्रथम या आर्यभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय ने जो है वो लीलावती नामक ग्रंथ का रचना किया था, और ये जो है गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे। और इस पुस्तक में जो है वो गणित और खगोल से रिलेटेड बातें जो है वो बताई गई है। वहीं अगर बात करें आर्यभट्ट की, तो इसने जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक। और इसमें बताया गया था, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, ये किसने बताया था, तो आर्यभट्ट ने ही बताया था। वहीं अगर बात करें बिल्हन की, तो बिल्हन ने जो है विक्रमांक देवचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखते हैं, पूछा गया दिल्ली सल्तनत पर रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। दोस्तों अगर आपको जो है स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड जो है अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको धीमा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख सकते हैं।
आगे कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलबन। बलबन ने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसके अलावा बलबन ने जो है उसने सिजदा एवं गोश इसकी भी नीति अपनाई थी। ठीक है, मतलब घुटने पे झुक के और पैरों को चूमने की जो नीति थी वो आपका किसने बनाया था, लागू किया था? आपका बलबन ने किया था। और बलबन ने ही जो है जो तुर्कानी चहलगानी है वो उसका जो है समाप्त करने का काम किया था। तुर्कानी चहलगानी जो 40 दलों का एक गठन था उसे जो है समाप्त करने का काम किसने किया? तो बलबन ने किया था। और इस तुर्कानी चहलगानी की स्थापना किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश करता है। देखते हैं आगे। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया? कांसा, सीसा, सोना या चांदी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांसा। देखो बुक में जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर जो है आपका कांसा होगा। अगर आप एनसीईआरटी के क्लास 7 की बुक देखें तो उसके पेज नंबर 93 पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। अर्थात पहले जो है चांदी था, चांदी के जो टंके थे उस चांदी के टंके की जगह पे उसने जो है कांसे का यूज करना शुरू किया और वो सांकेतिक मुद्रा जो है देना शुरू किया चांदी के बदले। तो ये किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और कांसे का यूज किया था। आगे फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया? सिकंदर लोदी, बहार खां लोहानी, जलाल खां या बहलोल लोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो इसमें जो है आंसर हो जाएगा बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जो है आपका बिहार में एक सूबेदार था और इसने जो है वो शेरशाह को ये उपाधि दी थी, मतलब फरीद खां को ये उपाधि दी थी शेर खां की। क्यों? क्योंकि फरीद ने जो है एक ही तलवार में शेर को समाप्त कर दिया था, मतलब शेर को मार डाला था, इसलिए शेर खां की उपाधि दी। और यहीं शेर खां आगे जाके आपका जो है वो शेरशाह बनता है। और शेरशाह फिर क्या करता है? आपका बिलग्राम का जो युद्ध होता है, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा के मुगल साम्राज्य को हटाकर जो है अपना शेरशाह जो है एक नए वंश की शुरुआत करता है, सूरवंश की वो शुरुआत करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वो पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है मद्रास, कोचीन, बम्बई या मसूलीपट्टनम। तो देखो अंग्रेजों ने जो है 1611 ईस्वी में जो दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री बनाई थी वो बनाया था मसूलीपट्टनम में। ऐसे जो है सूरत में इन्होंने जो है मतलब अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बनाई थी आपका कब? तो 1608 ईस्वी में। हालांकि इसकी मान्यता जो है वो बाद में मिलता है, लेकिन 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपना फैक्ट्री बनाया था। आगे लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया था? ऑप्शन है शुजाउद्दौला, सफदरगंज, बाजिद अली, आसफ उद्दौला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह को जो है हटा के जो है ये मतलब कुशासन का आरोप लगाकर उसे हटा देता है कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। और किस नीति के तहत? तो आपका जो है हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता था, जिसमें अगर कोई भी जो है किसी का अपना कोई संतान नहीं है तो ब्रिटिश राज उस राज को अपने में मिला लेती थी। और इसी के तहत सबसे पहले जो है ये किसके विरुद्ध किया गया था? सतारा के खिलाफ। सतारा के विरुद्ध ये सबसे पहले जो है ये नीति अपनाई गई थी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। कब? तो सतारा के खिलाफ जो है आपका 1848 में हुआ था। उसके बाद जो है जैतपुर आ जाता है। जैतपुर जो जैतपुर और एक और राज्य था संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर इन दोनों को जो है 1849 में। मेन आप याद रखो झांसी का। झांसी को जो है अंग्रेजों ने यहाँ हड़प्पा था कब? 1853 में। और अवध को कब किया था? तो 1856 में। तो ये सारे जो है इससे रिलेटेड थे। वहीं लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1848 से लेके 1856 तक था। और इसी के बाद 1857 में जो है आपका विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह। तो ये जो है आप याद रखिएगा। कुछ ऐसे आपके गवर्नर जनरल एवं वाइसराय हैं जिनसे जो आपका एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे आपका लॉर्ड डलहौजी हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, उसके अलावा रेडिंग हो गया,
फिर और भी बहुत सारे हैं, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसी के ऊपर मैंने जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लाया था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ये आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसमें टोटल जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखा था, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है वो माना जाता है मुनरो एवं रीड को। ठीक है, मुनरो एवं रीड को माना जाता है। और कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1820 में की गई थी। कब, 1820 में आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत होता है मद्रास के जगह से। और ये फैला हुआ कहाँ पे था, तो मद्रास। ठीक है, मद्रास में था। मद्रास के अलावा फिर बम्बई और असम, ये इन क्षेत्रों में जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और ये टोटल अगर पूछा जाए कि जितने भी ब्रिटिश भूभाग था उसके 51% पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, अर्थात सर्वाधिक जो है इसी पे था। अगर बात करें अस्थाई बंदोबस्त की, तो उसकी शुरुआत जो है आपका कॉर्नवालिस ने किया था, और जो महालवाड़ी व्यवस्था था उसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। और रैयतवाड़ी में क्या होता था कि कोई बिचौलिया नहीं होता था, डायरेक्ट जो है वो टैक्स किससे लिया जाता था, तो वो किसानों से लिया जाता था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि 10 मई 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ, बैरकपुर, रोहनी, कानपुर या बेलूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 10 मई 1857 को जो ये विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से। और वहाँ पे इस विद्रोह को किसने किया था, तो 20वीं जो नेशनल इन्फेंट्री थी उसके द्वारा ये जो है विद्रोह किया गया था। ठीक है, और फिर ये विद्रोह करने के बाद मेरठ से दिल्ली चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है ये जो मुगल सम्राट था उसे जो है बहादुर शाह जफर उसे नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से माना जाता है, आपका मेरठ से माना जाता है। वहीं अगर बात करें बैरकपुर की, तो बैरकपुर में क्या होता है कि आपका 29 मार्च 1857 को जो है वो मंगल पांडे के द्वारा एक अंग्रेज की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा था, मतलब ये विद्रोह का मेन रीज़न यही था कि जो कारतूस यूज हो रहा था उसमें ये आरोप लगाया गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी यूज की जा रही है, जो इनफील्ड राइफल था उसके कारतूस में, इसलिए ये विद्रोह जो है हो रहा था। लेकिन ये आपका जो शुरुआत है विद्रोह का वो आपका होता है मेरठ से, और उसके पहले की ये घटना छिटपुट घटना हुई थी बैरकपुर में, जो किया था मंगल पांडे ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये जो सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है ये एग्ज़ाम पास कब किया था, तो इन्होंने 1863 ईस्वी में ये एग्ज़ाम को पास किया था। ठीक है, 1863 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। वहीं क्या होता है कि इस टाइम ये जो एग्ज़ाम देते हैं वो लंदन में देते हैं। ये एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट होता है, तो 10 में ही लंदन में ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन 1922 के बाद जो है 1922 के बाद ये एग्ज़ाम दो जगह होने लगता है, एक आपका भारत में इलाहाबाद, और दूसरा जो है आपका लंदन में जो हो रहा था वो कंटिन्यू था। अर्थात अगर पूछा जाए कि जो ICS की एग्ज़ाम था वो इलाहाबाद में कब से होना प्रारंभ हुआ, तो 1922 के बाद जो है वो इलाहाबाद में होना प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ, 1916, 1917, 1915 या 1914, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। जो चंपारण सत्याग्रह था वो आपका तिनकठिया जो पत्ती थी नील उत्पादन के लिए, उस तिनकठिया पत्ती के विरोध में हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं, वो गांधी जी करते हैं। और ये पहली बार इसमें क्या होता है कि सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है, सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है पहली बार। और इसी में जो है पहली बार क्या होता है कि अवज्ञा भी किया जाता है, जो गवर्नमेंट का कानून था उस कानून का अवज्ञा भी ये किया जाता है। तो पहला जो है अवज्ञा आंदोलन अगर पूछा जाए तो वो भी आपका चंपारण सत्याग्रह ही था। और इसमें जो है गांधी जी को पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को बुलाने का काम किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल जो किसान थे वो जो है गांधी जी को यहाँ पे बुलाने का कार्य करते हैं।
आगे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और इन्हीं का जो कथन था वो था कि साधन और साध्य जो है वो आपका पवित्र होना चाहिए, और इसी बात से जो है गांधी जी प्रभावित थे और उन्होंने जो इनको गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले का अगर योगदान की बात करें तो इन्हीं के द्वारा जो है एक गठन किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का जो गठन है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1905 में जो है इसका गठन किया जाता है पुणे में इसका गठन किया जाता है, और इसी को भारत सेवक मंडल भी बोला जाता है। तो और ये पूछा भी जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उससे जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है कि ये चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी जो घटना है वो आपका गोरखपुर से रिलेटेड है, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 को। तो याद रखिएगा ये गोरखपुर से रिलेटेड है, गोरखपुर से। और इसमें होता ये है कि जो पुलिस चौकी थी उसे जो है गुस्साई हुई भीड़ ने जो है उसे जला दिया था। हुआ ये था कि जो पुलिस थी उन्होंने जो है कुछ कार्रवाई किया था लोगों के ऊपर, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है लोगों ने थाने को जला दिया था। ठीक है, और इस टाइम क्या होता है कि आपको मालूम हुआ कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन को जो है इसी घटना के बाद वापस ले लिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो वो लिया गया था आपका 11 फरवरी 1922 को। 11 फरवरी 1922 को जो है ये विद्रोह को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। बीपीएससी क्या किया था, वो ये पूछा था कि चौरा चौरी घटना के बाद कितने दिनों के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? तो आप देख सकते हैं 4 फरवरी को हुआ था और 11 फरवरी को वापस ले लिया गया था, मतलब कि 7 दिन के बाद जो ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन उसे वापस ले लिया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो जैसे आपका गवर्नर जनरल एवं वायसराय है उसी टाइप से जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उससे रिलेटेड भी जो है एक वीडियो जो इस चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी बैठक हुए उन सारे बैठकों से रिलेटेड जो टॉप एमसीक्यू है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप चाहे तो ये वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ये भी काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम लोगों ने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाया है, और अभी तक की इसका जो है 3 से 4 सीरीज आ गया है, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। एग्ज़ाम के पहले ये आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आते हैं वापस अपने प्रश्न पे। पूछा ये जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। बोला जाता है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन जो इसका सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि कब स्थापना हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये इसकी स्थापना जो है वो हुआ था मुंबई में। मुंबई में कहाँ अगर पूछा जाए तो ये हुआ था आपका गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत स्कूल था, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका स्थापना जो है वो पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण इसकी स्थापना जो है वो मुंबई में होती है। तो याद रखिएगा। और इसका जो पहले बने थे मतलब पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष बने थे। और A.O. ह्यूम जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, A.O. ह्यूम। आगे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इंडियन एसोसिएशन था इसका जो स्थापना होता है वो आपका जो है 1876 ईस्वी में होता है, और उससे 2 लोग जुड़े हुए थे, एक तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरा आनंद मोहन बोस। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ई नंबर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। बोला जा रहा है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या
सतीश चंद्र मुखर्जी। तो देखिए बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो है ये आपका रिलेटेड है स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या, बंगाल विभाजन। और उसके लिए जो है सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने जो है, जो इनकी पत्रिका थी संजीवनी, संजीवनी पत्रिका में जो है इन्होंने इस का बताया था कि हम लोगों को जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए और जो स्वदेशी वस्तु है उसे उपयोग करना चाहिए। तो अगर पूछा जाए बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कौन दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906, 1907, 1905 या 1904 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर ए। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और कहाँ पे होता है? तो ये ढाका में इसका स्थापना होता है। और इससे कौन जुड़े हुए थे? दो तीन नाम इससे जुड़ा हुआ आपको मिल जाता है। एक तो ये चूंकि ढाका में हो रहा था तो ढाका के जो नवाब थे वो इससे जुड़े हुए थे, सलीम उल्ला खां। सलीम उल्ला खां जो है वो ढाका के नवाब थे, तो वो इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो पहला जब इसका गठन हुआ तो पहली बार जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे बकारुल मुल्क। बकारुल मुल्क जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपका नवाब बकारुल मुल्क थे। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1906 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो इसका स्थापना जो है आपका 30 दिसंबर 1906 में होता है। आगे के निम्नलिखित में किसने जो है मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ऑप्शन है श्यामा जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, सोहन सिंह भकना, सूर्य सेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर अर्थात डी सावरकर। इन्होंने इसकी जो स्थापना है वो कब किया था मित्र मेला की? तो 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। और आपको मालूम होगा कि जो बी.डी. सावरकर है इन्होंने ही जो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। तो ये आप याद रखिएगा। आगे, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। उसी में गांधी जी ने बोला था कि हम लोग जो है एक साल के अंतर्गत अंदर जो है ये हम लोग क्या ले लेंगे, स्वराज वापस ले लेंगे। और ये शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो ये आपका शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ये भी याद रखिएगा। और अभी हम लोगों ने देखा था ये वापस कब लिया गया, तो ये आपका वापस लिया गया था 11 मार्च 1922 को। चौरा चौरी घटना जो हुआ था उसके बाद जो है ये वापस लिया गया था 1922। ठीक है। वहीं अगर बात करें नमक सत्याग्रह की, तो ये नमक सत्याग्रह जो है आपका 1930 में हुआ है, मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1922 में है और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में है। फिर है भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सी राजगोपालाचारी। तो इस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो है भारत के विभाजन और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति दोनों के टाइम जो है वो अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है। और 1947 में जो दिल्ली का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, मतलब आज़ादी के समय, तो वो किसने किया था, उसका अध्यक्ष था, तो वो किया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये भी याद रखिएगा कि 1947 में दिल्ली में जो है कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन होता है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। और सबसे ज़्यादा समय तक अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो आपका 1940 से लेके 1946 तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। और सबसे अगर युवा अध्यक्ष की बात करें तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ादी थे। इन्होंने 1923 का जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसमें अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। तो सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम ही थे। आगे है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसका अध्यक्षता किया जाता है। और इस मिशन में 2 लोग और थे, मतलब 3 लोगों का ये 3 लोग इसमें शामिल थे। एक तो आपका सर पैथिक लॉरेंस हो गया, दूसरा जो है वो स्टेफर्ड क्रिप्स था, और तीसरा जो है ए.बी. एलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग जो है वो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इसी से और पूछ दिया जाता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में कब आया था? तो देखो 1946 में तो आया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो वो आया था 24 मार्च 1946 को।
तो ये भी याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस जो है हेड थे। इसके अलावा आपका एवी एलेक्जेंडर वो जो है एक मेंबर था। इसके अलावा एक स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो एक मेंबर था। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ऑप्शन है अहमदनगर किला, वर्धा जेल, नैनी जेल, आगा खां पैलेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को रखा जाता है। और आपको मालूम होगा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने इसी में लोकप्रिय बनाया था। वहीं इससे रिलेटेड एक और फैक्ट लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को कहाँ कैद करके रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अहमदनगर किले में बंद करके रखा, मतलब जेल में रखा गया था, अहमदनगर किला में। और जो भी अन्य सदस्य थे उन्हें भी यहाँ रखा गया था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बांकीपुर जो जेल है वहाँ रखा गया था, पटना में। आगे, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अनुग्रह नारायण सिंह, सरदार पटेल, विनोबा भावे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। 1940 ईस्वी में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है तो उस टाइम जो है विनोबा भावे जो है वो पहले व्यक्ति होते हैं। और उसी टाइम क्या होता है, जो दूसरे सत्याग्रही बनते हैं वो आपका जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। जो और ये बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जो है दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। और थर्ड नंबर पे आता है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। और एक चीज़ ये पूछ लिया जाता है कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये आपका पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1932, 1936, 1939 या 1940? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 1940। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में जो है वो ये मांग किया गया था, पाकिस्तान की स्थापना का मांग किया गया था। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये जो है सम्मेलन हुआ था आपका लाहौर में। लाहौर में ये सम्मेलन हुआ था, वहीं पे ये मांग उठाई गई थी। एक्चुअली क्या है कि 1940 में 2 अधिवेशन होता है। आप मतलब पूरे फैक्ट को जान लो। 1940 में 2 अधिवेशन होता है, एक लाहौर में जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और उसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का मांग किया कि हमें जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। ठीक है, उस टाइम तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था। फिर 1940 में क्या होता है, 1940 में ही कि दिल्ली में एक और अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में खलीक कुजमान नाम का एक व्यक्ति है, वो पाकिस्तान नाम से जो है वो एक अलग राष्ट्र का नाम रखता है। तो दोनों जो है वो आपका दिल्ली में ही होता है। और इसलिए आप याद रखिएगा कि वो कब हो और किसने किया था ये भी जान लीजिए। खलीक कुजमान नाम का जो व्यक्ति था उसने जो है पाकिस्तान नाम से अलग देश का मांग किया था। कब? 1940 ईस्वी में। फिर पूछा जा रहा है किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 29 है। और ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या चेम्बरलेन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये रैमजे मैकडोनाल्ड था कौन थे? ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो ब्रिटेन का पीएम था। और जो तीन गोलमेज सम्मेलन होता है, एक आपका जो है 1930, एक आपका 1931 और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो पीएम होता है वो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। और उसने ही जो है सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था, जिसमें क्या होता है कि जो निचले वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। और उसी के कारण जो है ये आपका गोलमेज सम्मेलन आपका असफल रहता है। आगे है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली क्या है कि 28 अगस्त 1928 को जो है
28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो है वो दिया जाता है। ये जो नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था, इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इसे बनाने का जो काम है वो सभी दलों के द्वारा मिलकर किया गया था। उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस वो भी जो है इस में शामिल थे इस रिपोर्ट को बनाने में। तो ये भी याद रखिएगा, इनका नाम भी जो है वो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित था। आखिर ये नेहरू रिपोर्ट था क्या? तो आपको मालूम होगा कि साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है और वो जो है संविधान बनाने का एक चैलेंज देता है कि भारतीय जो है वो संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के एवज में जो है नेहरू रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें संविधान निर्माण की बात की जाती है। और इसी में जो बातें की गई थी उसी के आधार पर आपका जो है बाद में 1933 ईस्वी में एक एक्ट आता है और उसमें सुधार की जाती है। इसी के आधार पे 1933 नहीं 1935 में वो एक्ट आया था, जिसमें नेहरू रिपोर्ट की बातें जो है कुछ हद तक मानी गई थी। आगे वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली, हकीम अजमल खां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जो है 1919 में जो खिलाफत आंदोलन होता है उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इसी में महात्मा गांधी बोलते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा समय है कि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके जो है वो एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी को जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है और ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आगे के निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 1921 से 1926 ईस्वी के बीच में भारत में रहता है और ये एक मात्र यहूदी था। और इसी के टाइम में क्या होता है कि आपका जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 ईस्वी में, इसी के टाइम में होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये जो सेक्शन शुरू हो गया आपका करंट का शुरू हो गया, ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था आपका इंदौर में। ठीक है, इंदौर में किया गया। और इसमें जो है वो कौन आए थे, मतलब एक पूछ लिया जाता है कि ये मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो है इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो इस बार प्रवासी भारतीय दिवस में जो है वो मुख्य अतिथि थे। ये याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आपको मालूम हो कि ये प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रवासी दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के जो है वो भारत आए थे। और इस बार का जो अगर थीम की बात करें कि इस बार जो थीम है वो क्या था, तो अभी आपको मालूम है अमृतकाल चल रहा है, तो उसी के ऊपर ये थीम था कि अमृतकाल में भारत में प्रगति। अमृतकाल में भारत में प्रगति, ये जो है इसका इस बार का थीम था, भारत में प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। भारत में प्रगति में विश्वसनीय भागीदार जो है इस बार का थीम बनाया गया था। आगे पूछा जा रहा है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी और एमपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी। एमपी में जो है वो भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर खोला गया। और ये अगर एमपी में पूछा जाए तो कहाँ खोला गया? तो एमपी के इंदौर में ही खोला गया। इंदौर जिले में एक जगह है महू, वहाँ पे ये खोला गया, महू छबनी में। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक है वो है मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उन्होंने ये पुस्तक लिखा है द लाइट वी कैरी। वहीं अगर बात करें वसीम अकरम की, तो इनकी एक पुस्तक अभी हाल में चर्चा में थी, सुल्तान ए मेमोर। सुल्तान ए मेमोर करके एक पुस्तक है जो वसीम अकरम की है, जो चर्चा में था। और अगर बात करें जेफरी आर्चर की, जेफरी आर्चर का एक बुक है नेक्स्ट इन लाइन। नेक्स्ट इन लाइन, ये जेफरी आर्चर का पुस्तक का नाम है। देखते हैं आगे। आगे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है शरद कमल अंचत
जो मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए उनका संबंध किस खेल से है। तो देखो अपने आप में एक क्वेश्चन तो यही हो जा रहा है कि जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 है वो किसे दिया गया है, आपका शरद कमल अंचत को दिया गया है। ठीक है, और वो किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनियो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप सिंपल याद रखो, जो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, पोलो हवाई अड्डा, वो कहाँ पे स्थित है, वो अरुणाचल प्रदेश में, और उसका अभी उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे है कि 10 क्लिक जो एक अभ्यास है 10 क्लिक 2023, वो किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, 2023 का ये जो सीरीज था उसका आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये अभ्यास किया गया, सैन्य अभ्यास। इसका नाम याद रखिएगा, 10 क्लिक, और ये किसके बीच किया जा रहा है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया। आगे है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू किया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि अभी एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हैं शिवराज चौहान जो है वो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान। आगे है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो सरस्वती सम्मान अगर 2023 की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र, वसीम अकरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। शिव शंकरी को जो है ये एक तमिल लेखिका है और इन्हें जो है इस बार का दिया गया है आपका सरस्वती सम्मान। और किस पुस्तक के लिए दिया गया, अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सूर्यवंशम जो पुस्तक है उसके लिए इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान। किसे, शिव शंकरी को। आगे किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है ये अभियान चलाया गया था और उसमें जो तुर्की में जो भूकंप आया था वहाँ पे वो राहत दिया गया था। आपको मालूम है कि 2 जगह तुर्की और सीरिया दोनों जगह पे भूकंप आया था। और एक और अभी अभियान था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किसे था, तो जो यूक्रेन में फंसे हुए लोग थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। एक है आपका ऑपरेशन कावेरी। अभी जो है आपको मालूम होगा जो साउथ सूडान है, सूडान में जो गृह युद्ध का स्थिति हो गया था, तो वहाँ से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नामक अभियान चलाया गया था। आगे, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। ध्रुव-1, विक्रम एस, स्टारशिप, रुद्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम एस। विक्रम एस जो है वो पहला आपका रॉकेट बन गया है जो निजी क्षेत्र के किसी कंपनी के द्वारा छोड़ा गया है। और वो निजी क्षेत्र का कंपनी का नाम क्या है, तो वो आपका स्काई रूट एरोस्पेस है। स्काई रूट एरोस्पेस, उसके द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया था, विक्रम एस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे आपका सरस्वती सम्मान पूछा गया है उसी टाइप से पूछ लिया जाता है कि व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया। तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि व्यास सम्मान 2023 जो है, व्यास सम्मान किसे दिया गया है, ये आपका दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी कौन सा, तो 32वां व्यास सम्मान आपका दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि दोनों प्राइज जो है वो आपका 2022 के है, लेकिन जो दिया गया है वो आपका 2023 में दिया गया है। आगे आइसोहेलाइन की उनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं, समान ताप को, समान दाब को, समान वर्षा को या समान लवणता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समान लवणता को। हेलाइन जो है वो आपका इससे रिलेटेड होता है, लवणता से रिलेटेड होता है। और अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है समान वर्षा। तो समान वर्षा को अगर हमें मानचित्र पे दर्शाना होगा तो उसके लिए यूज होता है आइसो हाइट। आइसो हाइट का यूज होता है, याद रखिएगा, आइसो हाइट। ठीक है, वहीं अगर समान ताप का तो है तो वो आपको हो जाएगा आइसोथर्म, आपका आइसोथर्म, और ये आपका आइसोबार।
तो इस टाइप से जो है मानचित्र पे इन चीज़ों को दर्शाया जाता है। जो समान लवणता वाले होते हैं उन्हें आइसोहेलाइन, जो समान दाब का है आइसोबार, और समान ताप आइसोथर्म, और समान वर्षा आइसोहाइट। वर्षा वाला जो है आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा, आइसोहाइट। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? ऑप्शन है शुक्र और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, अरुण और वरुण, और पृथ्वी और मंगल। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है कि एक चौड़ी पट्टी है इन क्षुद्र ग्रहों की, वहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। एक्चुअली में ये क्षुद्र ग्रह जो है वो आपका कुछ नहीं होता। जब ग्रह जो है वो बन रहा था तो जो विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे वही आपका क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये आपका एक तरीके से खगोलीय पिंड होता है और यह आकाशीय पिंड, लेकिन जब ये पृथ्वी पे गिरता है तो ये उल्का के नाम से जाना जाता है, उल्का, और फिर ये उल्का पिंड कहलाता है। आपका सबसे अच्छा एक इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा महाराष्ट्र में, जो है आपका जो लोनार झील है, ठीक है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र का, वो उल्का पिंड के द्वारा ही निर्माण हुआ है उसका। ठीक है, आगे देखते हैं फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो इसका संबंध जो है आपका हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड होता है फेडरेशन कप। फिर एक होता है आपका संतोष ट्रॉफी, ये भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा गया है ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फल उत्सव है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल में जो है वो ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? ये जो है फसलों के कटने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए जो भूटान है उसका जो भारत के साथ बाउंड्री लगता है वो आपका 699 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है। और ये जो है मतलब इस टाइप से कुछ इसका पोजीशन है। और अगर मान ली कि ये आपका भूटान है तो यहाँ पे आपको एक आ जाता है सिक्किम, सिक्किम का क्षेत्र आ जाता। और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से आपका जो है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है टच करता है। नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका असम टच करेगा इसे, भूटान को, और इस क्षेत्र को करेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य, भारतीय राज्य जो है वो भूटान के साथ अपने बाउंड्री को टच करते हैं। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। देखो जलवाष्प का उदाहरण है ग्रीन हाउस का, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और एक होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस में काउंट कर लिया जाता है, जिसका कि आपका केमिकल फार्मूला होता है N2O। ठीक है, तो उसी जो है वो ग्रीन है गैस में आपका काउंट किया जाता है, लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं होता। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, यवाटा या नगोया। तो आंसर हो जाएगा यवाटा। यवाटा जो है वो जापान का पीटर्सबर्ग है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए जो पिट्सबर्ग है वो क्या होता है कि वो आपका यूएसए का एक शहर है। जो फेमस क्यों है? वो इस्पात के लिए फेमस है, और जहाँ भी इस्पात का मतलब ज़्यादा उद्योग वगैरह होता है तो उसे पिट्सबर्ग बोल दिया जाता है। जैसे कि आपका जापान का पिट्सबर्ग बोला जा रहा है यवाटा को। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका ओसाका है, ओसाका को बोला जाता है जापान का मैनचेस्टर। ठीक, जापान का मैनचेस्टर जो है आपका ओसाका को बोल दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर क्यों फेमस है? तो मैनचेस्टर फेमस है आपका कपड़ों के व्यापार के लिए, कपड़ा के व्यापार के लिए मैनचेस्टर फेमस है। वहीं अगर बात करें नगोया की, तो नगोया को जो है वो जापान का डेट्रॉइट बोला जाता है। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट क्यों फेमस है? तो ये जो है गाड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है। जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए ये फेमस है। ठीक है, तो और ये भी यूएसए का जो एक शहर है। तो याद रखिएगा जापान का पिट्सबर्ग हो गया यवाटा, ओसाका जो है मैनचेस्टर हो गया, और टोक्यो तो जापान का राजधानी है। फिर ये नगोया जो है वो आपका डेट्रॉइट कहलाता है। फिर आगे पूछा जा रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को।
10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो आपका 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है, 1975 को हुआ था। कहाँ? नागपुर में। नागपुर में उसी के उपलक्ष्य में फिर ये मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये 2006 से मनाया जाना शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आगे, स्वदेशी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पादप होते हैं उनमें भोजन निर्माण का काम कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। और उसके लिए क्या क्या आवश्यक है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, ये भी सही है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये भी सही है। और ये जो है आपका सनलाइट की उपस्थिति में होता है, ये भी जरूरी है। और जो ये हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में होता है। और हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर जो है वो आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारा जो है इसमें सही है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, सारे जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल है, ये मिल्क जो है आपका सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है, मतलब हरे पत्तियों की उपस्थिति में ये आपका बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। और यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये आपका जो है और यही जो है भोजन के लिए, मतलब पौधों का भोजन होता है। और फिर ये ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का, जिसके द्वारा पौधे जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फिर आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन है परिवहन केंद्रक, कूटपाद या भोजन रसधानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कूटपाद। जो अमीबा है वो कूटपाद के द्वारा जो है वो भोजन को ग्रहण करता है। एक्चुअली में क्या है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो मान लो यहाँ पे अगर कोई भी उसका कीट है, ठीक है, तो वो अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो उस कीट को वो अपने अंदर जो है वो अपना शेप चेंज करके अपने अंदर ले आता है। और वहाँ पे ये भोजन रसधानी के द्वारा ये पचा लिया जाता है। तो याद रखिएगा, अमीबा जो गति करता है वो कूटपाद के द्वारा ही करता है। और जो भोजन ग्रहण करने का काम है वो कूटपाद के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है हमें मैच ऑफ द फ्लोइंग है, उसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है मछली और मतलब जीव और उसके श्वसन अंग को हमें मैच करना है। तो मछली है तो मछली क्या हो जाएगा? मछली गिल्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर तिलचट्टा की बात करें तो तिलचट्टा जो है उसमें एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के द्वारा वो श्वसन करता है। वहीं मेढक जो है, मेढक क्या है, वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। और जो लिजार्ड है, ठीक है, लिजर्ड क्या करता है, लिजर्ड जो है वो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। और आपको मालूम हो कि मनुष्य भी जो है वो फेफड़ा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करता है। अर्थात अगर देखिए तो 3, उसके बाद फिर तिलचट्टा 1, 3, 1, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर मेढक का अगर देखिए तो मेढक त्वचा 4, 3, 1, 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किस विधि के द्वारा? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, नालियों द्वारा, या जाइलम वाहिकाओं द्वारा, या उपरोक्त में से एक से अधिक किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि के द्वारा जो है वो शैवालों में जल का परिवहन होता है। इसका कारण क्या है कि जो शैवाल होते हैं उनमें अलग से जो है वो आपका परिवहन तंत्र का विकास नहीं हो रखा होता है। आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो असत्य है या गलत है? ठीक है, देखते हैं इसे। तो पहला है कि एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली की माइलिन सीथ कहते हैं। फिर पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकाएं नियंत्रण नहीं पाया जाता, तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। उसके बाद फिर उपरोक्त में एक से अधिक। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पश्च मस्तिष्क ये 5 खंडों में बटा हुआ नहीं होता, ये हमारा जो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। एक्चुअली मस्तिष्क जो है वो हमारा 3 भाग में बटा हुआ होता है। ठीक है, 3 भाग में होता है। एक आपका हो जाता है अग्र मस्तिष्क, वो आपका 5 खंडों में 5 पिंडों में होगा। उसके बाद फिर आपका होता है मध्य मस्तिष्क, और फिर एक आपका हो गया पश्च मस्तिष्क। तो ये जो है 3 भाग होता है हमारे मस्तिष्क का।
और यही जो मध्य मस्तिष्क है, इसी के द्वारा हमारे जो आँख की पेशियां हैं उनका नियंत्रण किया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसका सही आंसर आपको मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात इसमें गलत जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बाकी सारा सही है। पौधे में तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया जाता है। और एक्सॉन के चारों ओर जो घिरी श्वेत झिल्ली होता है उसे जो है माइलिन शीथ बोला जाता है। आगे, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, कार्पस कैलोसस या उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि हमारे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो 3 भागों में बटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में ही जो है आपका सेरिब्रम पाया जाता है और वो जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। और यहीं पे जो है आपका घिरना, प्यास, ये सारी दुख, दर्द, ये सभी चीज़ों का जो है वो अभ्यास, जो आभास है वो आपका यहाँ पे होता है। वहीं अगर सेरिबेलम की बात करें तो ये आपका पश्चिम मस्तिष्क में होता है, जो दिमाग का पिछला भाग होता है वहाँ पे होता है सेरिबेलम। और ये आपका जो बीपी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, हृदय का धड़कन हो गया, ये बड़ा बड़ा काम जो है वो ये देखता है। हृदय का धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, ये आपका होता है। इसलिए बोला जाता है कि पीछे जो है वो नहीं मारना चाहिए। बोला जाता है ना कि दिमाग में जो वो पीछे में जो है वो छोटा दिमाग होता है, तो पीछे में ये सारे जो बड़े बड़े काम है, बीपी का नियंत्रण, हृदय का धड़कन, इसके बाद फिर श्वसन का नियंत्रण, ये सारा जो है वो सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें मेडुला एब्लोंगेटा की, तो इसका जो काम होता है, सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये मेडुला एब्लोंगेटा जो है इसका काम होता है आपका बीपी कंट्रोल करना, उसके बाद फिर हृदय का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण, ये सारा काम जो है वो आपका मेडुला एब्लोंगेटा होता है। और ये हमारे दिमाग का सबसे पिछला भाग होता है। एक्चुअली में पिछले भाग में 2 चीज़ें आपका पाई जाती है, एक आपका मेडुला एब्लोंगेटा और दूसरा जो है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का काम होता है हमारे शरीर का संतुलन प्रदान करना, उसी जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, शरीर के संतुलन को। और मेडुला एब्लोंगेटा का काम होता है आपका बीपी, हृदय, श्वसन, ये हमारे दिमाग का सबसे पिछला भाग होता है। और सेरिब्रम को देख लिए, ये बुद्धि और चतुराई, दुख, दर्द, ये सारी चीज़ों को देखता है सेरिब्रम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है आपका कौन है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम है। आगे, अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या द्विविभाजन या उपरोक्त में एक से अधिक। अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो है ये सारे विधि आते हैं, जो विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, द्विविभाजन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि के उदाहरण है। आपको मालूम होगा कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में जो जनन की क्रिया किससे होती है? तो मुकुलन के द्वारा होती है। और जो विखंडन है, विखंडन का ही एक पार्ट आपका द्विविभाजन है। ठीक है, तो विखंडन के द्वारा या फिर बाइनरी डिवीजन के द्वारा जो है वो आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो है विखंडन की क्रिया करते हैं। फिर बीजाणु जनन में आपका जीवाणु वगैरह जो है वो बीजाणु जनन के द्वारा आपका वो जनन की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन विधि का उदाहरण जो है ये सभी हो जाएंगे। आगे, परागकोश में पाया जाता है, तो परागकोश में जो है आपको मालूम होगा कि परागकण पाया जाता है। और यही परागकण जब जो है वर्तिकाग्र पे पहुँचता है तो ये परागन पॉलिनेशन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो नेत्र के रेटिना पे जो वस्तु बनती है उसका प्रकृति होता है कि वह जो है वो वास्तविक, एक तो वास्तविक बनाएगा, तो जो भी काल्पनिक वाली चीज़ें हैं वो आपका कट जाएगा, तो वास्तविक बनाएगा। और उल्टा बनाता है, ठीक है, वास्तविक का उल्टा, लेकिन वो बड़ा नहीं बनाता, छोटा बनाता है। तो रेटिना पे जो आपका इमेज बनेगा वो आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। देखो, जहाँ भी उल्टा होगा वहाँ पे आपका वास्तविक होगा, तो ये आप याद रखिएगा। तो रेटिना पे जो बनेगा वो आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। और जो हमारे आइज में लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। और ये जुड़ा हुआ किससे होता है? तो एक पेशी होता है सिलियरी पेशी, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। और फिर देखो, बन तो रहा है उल्टा, लेकिन क्या है कि ये हमारा जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जाने के बाद फिर वहाँ पे इसे जो है वो सीधा हमें मतलब सीधा करके बताया जाता है।
ठीक है। अब है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण कौन है, मतलब कौन सा कण जो है सबसे पहले गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले उसमें गति होती है, और यह जो गति है वो आपका कहाँ से कहाँ होता है, तो जो ऋण ध्रुव है वहाँ से ये धन ध्रुव की ओर गति करेगा, ध्रुव की ओर ये गति करेगा। और इसमें किसी भी मतलब आप मान लो परिपथ में वो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे हम लोग कैसे पता करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो हम लोग पता करते हैं कि वो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितनी मात्रा में फ्लो हो रहा है, अगर ये हमें मालूम करना होगा तो हम लोग जो है फिर एमीटर का यूज़ करेंगे। आगे पूछा जा रहा है सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किसका, तो सौर पैनल जो है वो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है, सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। और सौर पैनल मतलब किस विधि पे कार्य करता है, तो ये आपका जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का काम जो है वो सोलर के द्वारा किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। अगर आपको पूछा जाए कि सौर ऊर्जा को, ठीक है, सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने का काम कैसे होता है, रासायनिक ऊर्जा में कैसे चेंज होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि ये सोलर एनर्जी का उपयोग करके पौधे जो है वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाते हैं, जो कि आपका क्या है, ग्लूकोज एक तरीके का आपका रासायनिक पदार्थ है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सोलर एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसका, गणना का, बदलने का, तुलना करने का, अंतर स्पष्ट करने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो मापन जो प्रक्रिया है वो आपका जो है गणना करने का नहीं बल्कि तुलना करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग तुलना करते हैं कि कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मापन की क्रिया के द्वारा पता कर पाते हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, मापन की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, या वस्तु का वेग एक समान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बोल रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है। एक होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सनल। तो ये अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इसी को बोलता व्युत्क्रमानुपाती तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है एक निश्चित समय में क्या कहलाता है, वो आपका चाल कहलाता है। चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी हमारा चाल होता है। ठीक है, प्रति सेकंड तय की गई दूरी। तो इसमें अगर देखें ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ दिया हुआ है वेग के बारे में, यहाँ त्वरण के बारे में, यहाँ वेग के बारे में, चाल के बारे में सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो चाल होता क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है मेनली आपका डिफिनीशन से ही क्लियर हो जाएगा। जो वेग होता है, वेग क्या होता है कि विस्थापन की दर को जो है वेग कहा जाता है, और विस्थापन का मतलब क्या कि उसमें एक डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है यदि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तब वहाँ पे आप बोल सकते थे कि वस्तु का वेग जो है वो एक समान होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं दिया हुआ है, अर्थात ये वेग के बारे में बात नहीं कर रहा है। वहीं अगर बात करें त्वरण के बारे में तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, तो जब वेग के ही बारे में बात नहीं कर रहे तो त्वरण अभी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर है। पूछा जा रहा है जड़ का गुण क्या है। जड़ का जो गुण होता है, जड़त्व वो किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जड़त्व का मतलब होता क्या है। जड़त्व को बोला जाता है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया के नाम से इसे जाना जाता है। और इनर्शिया होता क्या है, तो ये एक वैसा गुण होता है जो जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है
वो अपने आप में परिवर्तन लाने का विरोध करती है। जैसे आप ये एग्जांपल सुने होंगे कि चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगाया जाए, अचानक से अगर ब्रेक लगाया जाए तो जो है हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी अचानक से अगर कोई बस या गाड़ी शुरू होती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका जड़त्व से ही जुड़ा हुआ है, इनर्शिया से जुड़ा हुआ है, और ये प्रत्येक वस्तु में होता है, चाहे वो संसार का कोई भी वस्तु हो, हर एक में इनर्शिया का गुण पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है। और जो आपका न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जो है वो भी जड़त्व के बारे में ही बताता है। आपको याद होगा कि जो न्यूटन का पहला नियम है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर किसी सीधी रेखा में जा रही है या फिर किसी कार्य को कर रही है तो वो उसी अवस्था में बनी हुई रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसके ऊपर जो है वो कार्यशील ना हो। तो ये न्यूटन का पहला नियम है जो कि जड़त्व का परिभाषा को डिफाइन करता है और ये बल की परिभाषा को भी देता है। आगे निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होती है, निर्वात में जो है सभी पिंडों का जो त्वरण है वो समान होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समान होगा। अब ये कैसे होगा ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु जो निर्वात में गमन कर रही है वहाँ पे कोई भी निर्वात में उसको प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा तो उसमें जो गति होगी वो एक समान रहेगी। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे चाल हो गया, वेग हो गया या बल हो गया, यहाँ पे वस्तु का मास जो होता है, द्रव्यमान, वो उसे प्रभावित करता है। लेकिन क्या जो त्वरण है, त्वरण को अभी हम लोगों ने देखा कि वेग में परिवर्तन की जो दर है, वेग में परिवर्तन की दर, उसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये रेट है तो रेट जो है वो आपका प्रभावित नहीं होगा द्रव्यमान से, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो द्रव्यमान समान होगा। बाकी अगर आप देखो तो कोई भी भारी वस्तु हो तो अगर कोई वस्तु होगा तो उसका चाल जो है वो अलग होगा और हल्के वस्तु का अलग होगा। तो निर्वात में भी अगर उसे स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे उस पर प्रभाव पड़ेगा, वेग में भी वही चीज़ें आ जाएगा और बल तो आपका द्रव्यमान कहीं पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका त्वरण समान होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं उदरपातन। ठीक है, उदरपातन या फिर इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें जो है ना आपका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि कौन जो है वो आपका उदरपातन का गुण रखता है। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, या नौसादर बोल सकते हैं, नौसादर हो गया। इसके अलावा नेपथिलीन, नेपथिलीन भी जो है आपका उत्परिवर्तन का उदाहरण है, उदरपातन का उदाहरण है। तो ये सारे एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा, आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अगर बाकी के ऑप्शन को देखें तो बाष्पन क्या होता है, बाष्पन होता है आपका जो लिक्विड है वो जो है गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, और संघनन क्या होता है, संघनन को भी समझ लीजिए। ये पूछा जाता है कि कौन सी क्रिया जो है वो आपका उदरपातन का उल्टा है, तो उदरपातन का उल्टा जो आपका संघनन है। संघनन में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो आपका गैस में ये जो गैस है, संघनन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो गैस होते हैं वो गैस जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है बाष्पन का उल्टा जो है आपका संघनन होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, पीतल, कांसा, आर्सेनिक या स्टेनलेस स्टील। तो देखो आर्सेनिक जो है वो एक तत्व का उदाहरण है और इसका जो सिंबल होता है वो एस होता है। अगर बात करें परमाणु संख्या की तो इसका परमाणु संख्या 33 होता है और ये एक जहरीला पदार्थ माना जाता है, ये एक जहर का काम करता है। वहीं अगर बाकी की बात करें तो पीतल जो है आपको याद रखना है, पीतल को आप याद रख सकते हैं पिताजी से। ठीक है, पिताजी। अब यहाँ पे क्या है, पीतल हो गया, उसके बाद ता से तांबा हो गया और जी से जस्ता हो गया, जिंक हो गया। तो इस तरीके से पीतल आपका क्या है कि आपका कॉपर और जिंक अर्थात तांबा और जिंक जस्ता का एक मिश्रण, मिश्र धातु है। वहीं कांसा क्या है कि कांसा को याद रख सकते हैं काटता से, काटता। तो कांसा हो गया, ट से जो है आपका टीन हो जाएगा और ता से तांबा हो जाएगा।
ठीक है। तो ये काटता, ये भी आपका एक मिश्र धातु है। वहीं स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये आपका आयरन होता है, और आयरन में जो है इसमें मिलाया जाता है कार्बन, और इसके अलावा जो है क्रोमियम, उसके बाद नाइट्रोजन, सल्फर, और भी कई चीज़ें जो है वो इसकी यूजेज के अकॉर्डिंग और इसकी मजबूती के अकॉर्डिंग इसमें मिलाया जाता है। मेनली इसमें आप याद रखिए कि लोहा और कार्बन भी जो है वो मिलाया जाता है, साथ ही क्रोमियम, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मिलाए जाते हैं। आगे पूछा जा रहा है कैथोड किरण क्या कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है। तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो देखिए कैथोड किरण में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और ये एक जो है निगेटिव एनर्जी को कैरी करता है। वहीं अगर बात करें प्रोटॉन की, ये एनोड की, तो एनोड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी रखता है, और ये जो है इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। एनोड में, एनोड जो है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर पूछा जा रहा है कार्बन 14 के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान जाते हैं कि परमाणु में के मूलभूत कण कौन से होते हैं। परमाणु के जो मूलभूत कण है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि जो परमाणु का नाभिक है, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और यही जो है आपका परमाणु भार होता है, यही आपका परमाणु। तो कार्बन के केस में क्या है कि 14 इसका परमाणु भार हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है वो आपका 6 हो गया। तो अगर पूछा जा रहा है परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या, तो ये 14 और 6 जो है आपका 20 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है वो आपका समुद्र में पाया जाता है, और सर्वाधिक मात्रा में ये उपस्थित होता है। अगर बात करें NaCl की, तो इसका जो निष्कर्षण होता है, मतलब नमक जो बनाने का प्रक्रिया है, वो आपका एक प्रक्रिया आपका बाष्पीकरण है, उसके द्वारा जो है नमक तैयार किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, सोडियम, टंगस्टन, मरकरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। देखिए सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे तत्व हैं जो कि आपका अधिक क्रियाशील होते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल जाते हैं, या फिर आग लग जाता है इसमें, जिसके कारण जो है इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी चीज़ें हैं। अब आगे जो है पॉलिटी का प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, और आपको मालूम होगा कि ये जो है हमारे संविधान के भारत मतलब किस भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। भाग 4 जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में है, और उसी में एक सेक्शन आपका आता है गांधीवादी का, मतलब गांधी के विचार से जो प्रेरित है नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए गोवध पर निषेध जो है ये गांधी के विचारों से समर्थित है। उन्होंने बोला था पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, तो गोवध पर निषेध जो है वो उससे रिलेट कर रहा है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा गोवध पर निषेध, तो वो आपका आर्टिकल हो जाएगा 48 का। इसमें एक्चुअली बोला ये गया है कि हमें जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, साथ ही जीवों का भी जो है वो रक्षा करनी चाहिए। तो गोवध पर निषेध उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और बाकी की अगर बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपका आ जाता है आर्टिकल 39 का, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 39 का के अंतर्गत। और एक मिनट, आपका आर्टिकल 39 का के अंतर्गत ये आ जाता है। और वहीं अगर पूछा जाए निःशुल्क कानूनी सहायता या विधिक सहायता, तो ये भी आर्टिकल 39 का के अंतर्गत आ जाएगा। फिर ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा, तो ये आपका आर्टिकल जो है 49 के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर जो है उसका अनुमोदन सरकार के द्वारा किया जाना होता है। और आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ऐसे 352 से 360 जो है ये पूरा आपका आपातकाल से रिलेट है और ये आता है किसमें? तो ये भाग 18 के अंतर्गत आता है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन भारत की संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या फिर इसी में है केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3 दोनों। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता, बल्कि वो एक संसद का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। और आपको मालूम होगा कि जो आर्टिकल 53 है उसमें भी ये बात बोला गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास निहित होगा? तो वो राष्ट्रपति के पास जो है वो निहित होता है, इसलिए जो है उसे किसी सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 से 45, 350 ए, 351 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें बोला गया कि प्राथमिक स्तर पे जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 351 जो है वो बोला जाता है कि मातृभाषा को हम लोग जो है बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, वो अलग अलग तरीक़ों से बढ़ावा देने का प्रयास की बात की गई है। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 21 ए की, तो इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो आपका एजुकेशन जो है निःशुल्क दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें मतलब मौलिक अधिकार के तहत ये दिया गया। और जो आर्टिकल 45 है इसमें यही चीज़ बोला जा रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है उन्हें शिक्षा दिया जाएगा और ये माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। कर्तव्य नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो जो है सरकार का दायित्व होगा कि उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था करे, और यहाँ पे उन बच्चों का अधिकार है कि वो जो है शिक्षा प्राप्त करे। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन होती है? प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या संयुक्त संसदीय समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को ही जो है वो आपका कैग के द्वारा, अर्थात कंट्रोलर एवं ऑडिटर जो जनरल होते हैं कैग के द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है और उसकी वो समीक्षा करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट की समीक्षा करने का दायित्व किसका होता है? लोक लेखा समिति का। और कैग से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 148 से 151 तक में इसका प्रावधान किया गया है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 1963, उसके तहत क्या हुआ है कि जो हाईकोर्ट के जज हैं उनका जो सेवानिवृत्ति है वो 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया था। आगे है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता क्या है? तो ये जो है आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निर्देशित नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे निम्नलिखित में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? टेलीफोन, डाक, रक्षा, लोक स्वास्थ्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए टेलीफोन हो गया, ये आपका संचार में आता है। रक्षा यह भी आपका केंद्र के पास है, और डाक ये भी जो आपका केंद्र के पास है। जो लोक स्वास्थ्य है ये आपका जो है संघीय सूची में आता है, संघीय नहीं मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची में आ जाता है। एक मिनट, ये समवर्ती नहीं बल्कि ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत जो है ये आपका लोक स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। तो यही याद रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे पूछा जा रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, डेप्रिसिएशन को अगर घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी ग्रॉस में से अगर मूल्यह्रास को घटाया जाएगा तो वो आपका निवल प्राप्त होगा, ठीक है, नेट नेट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे क्या हमें प्राप्त होगा, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात हमें एनएनपी प्राप्त होगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 56 सही है। फिर दूसरा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये भी आपका जो है 1956 से 61, ये भी सही है। फिर पूछा जा रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो आपका 66 से 71 नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या होता है कि योजना का अवकाश हो जाता है, जो चीन के द्वारा अटैक किया गया था और कुछ कारण थे, उसके कारण जो है यहाँ पे योजना अवकाश लिया जाता है। और इसलिए जो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1969 से लेके जो है वो 74, ये इसका टाइम पीरियड होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82। इसमें जो है जो करेंट का बिहार का बजट था उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा है वो बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है। ऑप्शन देख लेते हैं। बोला जा रहा है, पहला है 3.47%, उसके बाद है 2.98%, 3.78% या 4.2%। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.98%। जो इस बार का बजट पेश किया गया था उसमें बोला गया था कि जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है इसमें बिहार का जो जीएसडीपी है, जैसे केंद्र में आपका जीडीपी होता है वैसे ही जो स्टेट है उसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीएसडीपी होता है, ठीक है। तो उसका जो अनुमान लगाया गया है वो 2.98% किया गया है। और ये पिछले वर्ष कितना था, तो पिछले वर्ष जो है ये 3.47% था। आगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी को स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है। देखो दो चीज़ें पूछा जाता है, एक स्थिर कीमत पे और एक जो है चालू कीमत पे। तो चालू कीमत पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर जो है आपको स्थिर कीमत पे ही पूछा जाता है। और यहाँ पे जो स्थिर कीमत पे हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10.98% के साथ जो है वो 2021-22 में ये किया हुआ था, मतलब जीएसडीपी का जो है वृद्धि हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा है, कितना, तो 4097 किलोमीटर जो है लगभग इसकी सीमा है, 96.7 है। तो आप बोल सकते हो कि 4097 किलोमीटर जो है लगभग इसकी सीमा भारत के साथ लगती है। एक चीज़ आप और याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है उसके साथ पूछा जा सकता है कि कितना जो है भारतीय राज्य वो अपना बाउंड्री लगाता है। तो 5 ऐसे राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन, तो एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर ऊपर से आप देखो तो असम, सिक्किम जो है वो भी आपका बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश के साथ ही ये बाउंड्री टच नहीं करेगा। तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। इसके अलावा आप अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखो तो मेघालय के बाद त्रिपुरा के अलावा फिर आपका हो जाएगा मिजोरम 1 2 3, फिर आपका ये पश्चिम बंगाल 4 और असम 5। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री टच करते हैं। वहीं अगर पूछा जाए भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन टच करता है, तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। आपको मालूम है कि ये हमारा जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका डुरंड रेखा के साथ जुड़ा हुआ है। डुरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान को अलग करता है। वहीं भारत और चीन की बात करें तो ये जो है मैकमोहन रेखा यहाँ पे है, मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो रेड क्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। फिर पूछा गया भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 4, 6, 7, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। भारत को 4 मुख्यतः जो है वो 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। एक तो आपका हो गया पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया विशाल मैदान, एक पर्वत,
पर्वत के बाद जो है आपका मैदान, विशाल जो मैदान है वो, फिर आपका प्रायद्वीपीय भारत जो मतलब दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत जो है थर्ड नंबर पे आ जाता है। और फिर जो भी आपका समुद्री तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय मैदान या फिर आपका जो द्वीप है वो जो है इसे विभाजित किया गया है इसमें। तो प्राकृतिक प्रदेशों में जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा फिर बाद में अगर कैटेगराइज करो तो और भी चीज़ें आ जाती है, लेकिन मेनली आप याद रखिए 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, फिर है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो आप सबको मालूम है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है। किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर में है, 8,848 मीटर। आगे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो आपका जो बिहार है, मतलब हमारा जो बिहार है वो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर पूछा गया है कि समुद्री चक्रवात तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो ये आपका जो है वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ये तूफान जो है 2021 में अरब सागर में आया था और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था। तो वो किया था म्यांमार ने जो है इसका नामकरण किया था। और अभी हाल में कौन सा तूफान आया था। तो अभी हाल में जो है वो बिपरजॉय आया था, बिपरजॉय। और ये कहाँ पे आया था। तो ये भी आपका अरब सागर में आया था और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था। वो आपका बांग्लादेश ने किया था, बांग्लादेश ने किया था इसका नामकरण बिपरजॉय। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो देखो, मिश्रित खेती वैसे खेती को कहा जाता है जहाँ पे पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ किया जाता है और ये काफ़ी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मिश्रित खेती में पशुपालन को इंक्लूड किया जाता है। फिर आगे, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 है। 8वां पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो वो कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो कब से कब तक किया गया। तो आपका जनवरी में हुआ था, 21 से 24 जनवरी के बीच में। और भोपाल में अगर पूछा जाए तो वो आपका मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट है एनआईटी था, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। कौन जो मतलब ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। तो गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार भी अगर देखो तो अभी भी कोयला जो है वो ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, मतलब सर्वाधिक उत्पादन इसी से किया जा रहा है। और इसके कारण होता क्या है कि तापीय जो ऊर्जा है वो आपका कोयला से मिलता है। तापीय ऊर्जा के द्वारा हम लोग जो है कोयला, मतलब तापीय ऊर्जा में हम लोग कोयला का यूज करते हैं। पूछा जा रहा है तारे का रंग सूचक क्या है। क्वेश्चन नंबर 92। तो इसका जो रंग सूचक होता है वो आपका होता है उसके ताप द्वारा, जिसका उसके अलग अलग जो टेम्परेचर है उसके कारण जो है इसका रंग अलग अलग होता है। फिर है दिन और रात जिस कारण से होते हुआ है, मतलब किसके कारण दिन और रात होता है। तो इसका कारण होता है पृथ्वी का भू परिभ्रमण। ठीक है, जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसके कारण ही दिन और रात की ये क्रिया होती है। ये अपने अक्ष के सहारे जब पृथ्वी घूर्णन करता है, ठीक है, तो ये दिन और रात का चक्र चलता है। वहीं अगर बात करें परिक्रमण की, तो परिक्रमण के कारण जो है पृथ्वी जो परिक्रमण करती है वो किसका करती है, सूर्य का करती है। और सूर्य के परिक्रमण करने के कारण क्या होता है कि आपका जो ऋतु परिवर्तन है, एक तो मतलब ये झुकी हुई है उसके कारण वो होता है, और दूसरा जो है ये जितने समय में घूमती है उसी को हम लोग जो है एक साल मानते हैं। जैसे ये घूमने में लगाता है, ये परिक्रमण में जो टोटल टाइम लगता है रोटेशन में वो कितना लगता है। तो 365 दिन और 14 घंटे का टाइम लगभग लगता है इसे। और इसीलिए इसे जो है रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। और परिभ्रमण के कारण क्या होता है आपका, ये आपका घूर्णन के कारण क्या है कि दिन और रात की घटना होती है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो अफ्रीका में जो है देशों की संख्या सर्वाधिक है, ये आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए टोटल इसमें कितने देश हैं, तो अफ्रीका में जो है टोटल 54
कंट्री आता है, जबकि यूरोप में जो है 49, एशिया में अगर बात करें तो एशिया में 48, और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो आप नॉर्थ अमेरिका में कितना आ जाता है 23, और साउथ अमेरिका में जो है साउथ अमेरिका में कितना होता है तो यहाँ पे जो है 12 आते हैं दक्षिण अमेरिका में। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है ओशनियाई क्षेत्र, तो वहाँ पे जो है टोटल 14 कंट्री आते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो है कहाँ आता है वो अफ्रीका में कितने कंट्री, तो 54 कंट्री आते हैं अफ्रीकी महाद्वीप में। आगे भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो मानसून आता है वो आपका केरल में आता है। केरल में इसका आने का जो समय है वो आपका जून का जो प्रथम सप्ताह होता है उस डेट को माना जाता है कि ये केरल में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, गेहूं के उत्पादन से मेनली इसका संबंध देखा जाता है। सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ था वो गेहूं का उत्पादन हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो बाकी का भी उत्पादन होता है लेकिन सर्वाधिक का जो है वो गेहूं का होता है, इसलिए सही जो है इसे माना जाता है। और भारत में अगर हरित क्रांति का देखें तो एम एस स्वामीनाथन को जो है वो बोला जाता है हरित क्रांति के जनक। और ऐसे विश्व स्तर पर जो है नॉर्मन बोरलॉग जो है उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन था, तो कोचीन हवाई अड्डा जो है वो भारत में पहला हवाई अड्डा बना जो सौर ऊर्जा से संचालित हुआ था। फिर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ अवस्थित है, तो 98 का अगर देखें तो ये नागपुर में स्थित है। ठीक है, और ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो साइंस एंड टेक जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। फिर पूछा जा रहा है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपका जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इको का मतलब वो हो गया पर्यावरण, तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण प्रोडक्ट होते हैं वो आपका इको मार्क कहलाता है। पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर बात करें 5 जून का थीम क्या था, अगर थीम की बात करें वो था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये इस बार का जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था, तो याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये आपका 1972 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी के बाद से ये मनाना जाना या शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, आगे जो है आपका यहाँ पे जीके समाप्त हो जा रहा है, अब यहाँ पे मैथ शुरू हो रहा है, तो उसे भी जो है तेज़ी में हम लोग देख लेंगे। पूछा जा रहा है किसी परिमेय संख्या का उसके हर से 6 अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या है वो कुछ इस टाइप का है और एक्स के फॉर्मेट में हम लोग मान लेते हैं, तो ये कितना है हर से जो है वो 6 अधिक है। ठीक है, तो याद यहाँ पे ध्यान लीजिए अंश से 6 अधिक है, हर कितना है, तो अगर ऊपर जो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, तो ये हमारा जो है 6 ज़्यादा हो गया। फिर बोल रहा है कि यदि अंश में 18 की वृद्धि करे, यहाँ जो है कितनी 18 की वृद्धि कर रहा है, तो हर में कितनी की 2 की वृद्धि हो जा रही है, और ये चेंज होकर कितना हो जा रहा है, तो ये 3/2 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब x + 18 बटे x प्लस ये कितना 8 हो जाएगा, और ये हो रहा है 3/2। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपका सॉल्व होने के बाद जो है वो आ जाएगा x बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और फिर जब उसे हम लोग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सजाएंगे तो 12/18 हो जाएगा, अर्थात 2/3 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछा जा रहा है कि यदि 5 की पावर x - 1 -5 की पावर 3 - x और 5 के पावर -1 x है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर दोनों साइड में हमारा बेस सेम है तो ऊपर वाला जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो x - 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ये x - 1 और ये -3 -x और माइनस ये प्लस हो जाएगा +x, और ये इक्वल में आपका हो जाएगा 1 - x। ठीक, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद जो है आपका आ जाएगा x
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे की संख्या इतना का 9 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में, तो 9 का स्थानीय मान ये आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये आपका जो है स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, तो 9 के बाद कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, अर्थात 9 का जो स्थानीय मान होगा वो आपका 9000 हो जाएगा। और जातीय मान का मतलब जो उसका वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, जैसे 1 का फेस वैल्यू 1, 2 का 2, तो ये जो है उसका फेस वैल्यू हो गया। तो बोल रहा है कि जातीय मान के बीच का अंतर, तो 9000 में से जब 9 आप 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 8991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपको सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़े होंगे तो ये देखो, ये प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, 6 18, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये गलत है। फिर यहाँ पे क्या है कि ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो 6 18 अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये फिर आपका माइनस में आएगा, जबकि यहाँ जो है आपको जो दिया हुआ था वो आपका प्लस में दिया हुआ है। तो हमें ऐसा लाना है, मतलब ऐसे ही को चूज करना है जो कि हमें यहाँ पे प्लस दे। अगर यहाँ पे आप देखें तो 9 दूनी 18 ये तो हो जा रहा है, लेकिन ये आपका 9x नहीं आएगा। ठीक है, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9x और 2x ये जो है 11x हो जाएगा, तो ये इसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। फिर इसे अगर देखें तो ये 6 18 हो जा रहा है और ये 6 और 3x मिलके जो है 9x फॉर्म कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे पूछा गया है, एक परीक्षा में 94% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं और 66 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताना है कि परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या कितना है। देखो, 94% मतलब पास हो गया, तो फेल कितने हुए, फेल आपका हुआ है मात्र 6%। ठीक है, और 6% का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 66 छात्र, मतलब 1% का मतलब जो है आपका हो गया 11। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 100% जो है वो आपका हो जाएगा 1100, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 1100 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप की प्रश्न में करना क्या होता है, जो दिया हुआ है उसे आप पहले नोट डाउन कर लो। तो 10 आप पुस्तक का क्रय मूल्य अर्थात 10 CP इज इक्वल टू क्या है आपका 8 SP दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप CP/SP अगर निकालो तो ये आपका हो जाएगा 8/10। ठीक है, 8/10 मतलब अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये 4/5 के फॉर्म में आ जाता है। और हमें मालूम है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा SP माइनस CP। ठीक है, और SP आपका कितना है, वो आपका 5 है, और जो CP है वो आपका 4 है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 1 का हो जाएगा। और हम लोग जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो कितना पे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बाई CP, और CP हमारा कितना है, CP हमारा 4 है। ठीक है, आप इसे अगर कॉपी पे करोगे, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। अगर आप इसे कॉपी पे करोगे तो आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 8/10 हो रहा था, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, मतलब CP 4 और SP 5। तो यहाँ पे 1/, फिर हम लोग CP को रखेंगे, तो CP कितना था, 4 था, और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 अगर करें तो 25% जो है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 25% प्रॉफिट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया है कि 15 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी जो है वो 2400 रुपये है, 11 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी क्या होगा। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क में आपने जो है ये पढ़ा होगा मैन और डे वाले का और वर्क का। तो वर्क के स्थान पे आप समझ लो यहाँ पे प्राइस है। ठीक, तो पहले कितना था, पहले जो है 15 आदमी थे और 15 दिन थे और 6 पुरुष थे, और इनको जो मजदूरी मिलता था वो 2400 रुपये मिलता था। अब क्या है कि ये 11 दिन काम कर रहे हैं और 9 पुरुष हैं, और इन्हें जो है कितना मजदूरी मिलेगा, तो x मिलेगा। और तो ये x को जो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2640 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, यदि साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा। देखो,
और भी शॉर्टकट तरीका है जो आपको मालूम होगा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो बेसिक ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जानते होंगे PRT होता है, ठीक है, PRT/100। और ये हमारा क्या है, दुगना हो रहा है, मतलब क्या कि पहले x था और फिर बाद में x हो गया, तो हमारा जो ब्याज है वो कितना मिला, ब्याज हमें जो है वो x मिला, और हमारा जो मूलधन था पहले वो x ही था, तो x/x आपका कैंसिल हो जाएगा। r हमें निकालना है और t हमारा दिया हुआ है 25 साल। तो ठीक है, अगर ये 25 को यहाँ पे आप पुट करते हो तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, मतलब जो रेट है वो आपका 4% आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। फिर पूछा गया दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है वो 11 है और उनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो 686 है। यदि एक संख्या 66 है तो दूसरी क्या होगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का जो गुणनफल होता है, मान लो a इंटू बी जो है वो क्या होता है कि उसका LCM इंटू जो है उसका HCF, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक संख्या हमें दिया हुआ है, ठीक है, HCF आपका 11 दिया हुआ है और LCM जो है आपका 686 दिया हुआ है, ठीक। और एक संख्या हमें दिया हुआ है आपका 66, तो हमें x निकालना है। तो आप इस पे पुट करोगे और जब सॉल्व करोगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 116, ठीक है। और 116 अगर आप देखो तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ई नंबर। आगे जो है एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है। बोला जा रहा है कि 9 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 25 है, ठीक है। अगर इसे हम टोटल सॉल्व करें तो ये आपका 225 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 80 है, तो ये आपका 480 हो जाएगा। अगर ये हम टोटल अंक को जोड़ ले तो ये हो गया, और फिर आप जो है टोटल विद्यार्थी से अगर इसे डिवाइड करोगे इसके एडिशन को, तो वो आपका एवरेज आ जाएगा, और ये आपका एवरेज कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 47, तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं। ये आपका अब रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो जाता है। 10 क्वेश्चन अब रीजनिंग के उसे भी देख लेते हैं। ये आप का जो अल्फ़ाबेट का है, तो इसमें जो है हमें कोडिंग देखना है कि किस तरीके से ये पैटर्न जो है यहाँ पे किया गया है। देखो यहाँ पे जो पी था, पी से जो है आपका आई हो गया और आर से जो है वो आप का बी हो गया। तो हर एक में क्या है कि +4 और -4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अल्टरनेट वे में अगर देखें तो एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है, तो +4 -4 फिर +4 और -4 ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। उसी टाइप से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो टी में अगर हम लोग +4 करेंगे तो टी 20 होता है, और 4 करने के बाद ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल गया। ये जो भी लेटर है पहले इसे क्या किया गया, इसे जो है वो आपका अल्फ़ाबेट रूप में जो है वो अरेंज कर लिया गया है, ठीक है। जैसे ये जो आपका दिया हुआ था उसे पहले अल्फ़ाबेट में अरेंज किया गया, ई एफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद जो है आर हो जाएगा, आर के बाद एस, और उसके बाद यू। तो इस टाइप से पहले अरेंज कर लिया गया, उसके बाद +4 और -4 का कॉन्सेप्ट लगाया गया। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। अगर इसे हम अरेंज करें तो ये आपका आ जाएगा डी, उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, आई, ठीक है, DEI, आई के बाद आ जाएगा आपका ओ के बाद आएगा एस, फिर टी और फिर यू। फिर जब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे +4 का, तो D+4 आपका क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक है, एच आ जाएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर एम आएगा। तो इस तरीके से जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 2, 6, 10, 17, 52, 94 और फिर गैप है, उसके बाद हमें 861 दिया गया। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है कि डबल फेज में ये जा रहा है। एक तो पहले 4 ऐड हो रहा है, 2 + 4 हो रहा है, और फिर 4 में क्या है, ये सब में 4 ऐड आप करते जाओ। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो पहले +4 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे +4 हो जाएगा, फिर जो है यहाँ पे +7, फिर 35। फिर जब आप इसे निकालोगे, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए बताने में बन नहीं रहा है, आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ये आपका 472 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो पैटर्न हो रहा है ये पहले 4 4 का जा रहा है, उसके बाद फिर ये 7 का जाएगा,
और जब हम इसे देखेंगे तो ये +3 में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो 35 में चला जाता है, और यहाँ पे जब आप डिफरेंस देखोगे तो ये आ जाता है 3 का। ठीक है, आप इसे कर लेना, आप इसका करेक्ट आंसर जान लो 472 है। उसी टाइप से जो है 113 नंबर है, उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए DZL। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉक्स वाला है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 64, 14 और 16 दिया हुआ है। तो ये आपका 16 किस तरीके से हो रहा है, तो 4 गुने 1 कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 16 गुने 64 आपका फिर हो जाएगा। उसी टाइप से अगर आप यहाँ पे देखो तो 18 में 1 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, और फिर 20 इंटू 8 जो है वो आपका 160 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हम लोग पुट करेंगे, तो 25 अगर पुट करते हैं तो हमें जो है 175 प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब आरजू का स्थान जो है दाहिनी ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया तो वह दाहिनी सिरे से कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति है और बोला जा रहा है कि आरजू जो है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। तो बोला जा रहा है कि 15 बच्चों की पंक्ति में आरजू का स्थान दाहिनी ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया और वह दाहिनी सिरे से 8वें स्थान पे आ गई। ठीक है, ये जो है दाहिनी सिरे से कहाँ आ जाता है, 8वें स्थान पे आ जाता है। दाहिनी ओर इसे घिसकाया गया था, तो मान लो पहले जो है ये 5 पे होगी, तब तो ये घिसकाने के बाद 8 पे मतलब दाहिनी ओर से 8 पे आ रही है, तो पहले ये होगी 11वें स्थान पे। और ये अगर हम देखें तो टोटल जो बच्चों की संख्या है वो आपका कितना है, वो 15 है। ठीक है, तो 12, 13, 14 और 15, ये 15 बच्चों का है। तो पूछा जा रहा है कि राइट से ये लेफ्ट से जो है वो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पे पहले ये स्थित था, ये चीज़ पूछा जा रहा है। फिर देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार रेखा जो है वर्ग से संबंधित है उसी प्रकार चाप जो है किससे संबंधित होगा, तो चाप जो है वो आपका वृत्त से संबंधित हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिंबल के रूप में दिया हुआ है कि डी का अर्थ जो है, तो यहाँ पे आपको करना क्या रहता है कि आप अगर जितनी तेज़ी से हो आप कॉपी पे इसे नोट कर लो, या अगर पेज है तो पेज पे। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या हो रहा है, सी का मतलब आपका डिवाइड है। फिर आपका जो है ई का मतलब यहाँ पे ई का मतलब प्लस दिया हुआ है, सॉरी ये क्लियर सी का मतलब जो है यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है। और ई का जो मतलब है, ई का मतलब यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, और ए का मतलब माइनस है, और डी का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है। अब उसके अकॉर्डिंग जब आप पुट करोगे तो आराम से ये इजी वे में बन जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा ए नंबर 10। फिर देखते हैं आगे। आगे जो है बोला जा रहा है कि इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ऐसे में क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो रिपीटेशन वर्ड है जिससे टी है, यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे 2 टी दिया हुआ है, तो ये आपका नहीं फॉर्म होगा, उस टाइप का चीज़ यहाँ पे दे दिया जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है राजेश दक्षिण दिशा में जो है की ओर 30 मीटर जाता है। तो दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर जाएगा। आपको मालूम है कि पेज या मानचित्र में ऊपर की ओर जो है वो नॉर्थ होता है और नीचे जो है वो साउथ होता है। तो दक्षिण की ओर वो जा रहा है 30 मीटर। उसके बाद क्या है कि वो फिर दाएं मुड़ता है। तो जब वो साउथ की ओर जा रहा है तो उसका जो दायां है वो आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट में हो जाएगा 30 मीटर। फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब जब वो बाएं मुड़ेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, 20 मीटर गया। फिर बोल रहा है कि जब वो नीचे देखो यहाँ भी क्या है कि उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, और बोल रहा है कि ये बाएं मोड़ने के लिए। तो जब ये बाएं बोल रहा है तो हम लोग जो है वो राइट साइड में जाएंगे इसका, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में साउथ की ओर फेस कर रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 30 मीटर चल रहा है। अब पूछा जा रहा है कि राजेश शुरू से अब कितनी दूरी पे है। तो 30 यहाँ था और ये जो है आपका 20 हो जाएगा, अर्थात ये 50 मीटर की दूरी पे होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि वैल्यू पुट करने
के मतलब मान निकालने के लिए बोल रहा है कि कितना मान होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपका a इंटू बी के फॉर्म में है, ठीक है, और ये a इंटू सी है, ठीक। तो a इंटू बी, तो यहाँ तो a तो आपका कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा b प्लस सी के फॉर्म में, और यहाँ पे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो है ये 532 आ जाएगा और नीचे में भी 532 आएगा। तो कटने के बाद जो है ओवरऑल आपका जो आंसर है वो आपका 11 आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा इसमें जो है मैथ और रीजनिंग के कारण और एक्सप्लेन करने के कारण जो है वो टाइम ज़्यादा लग गया। इस टाइम को जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाला जो वीडियो है उसमें और ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और कम समय में जो है इसे कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।